A very good morning to one and all. Today we are going to see the contract of agency. Contract of agency is a part of a special contract of bailment, contract of guarantee, contract of indemnity, contract of agency. These all are the special contract. ये सारे के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ड्यूरिंग द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर कोई भी डाउट है आप मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर और सॉर्ट आउट योर डाउट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक देखते हैं। गाइस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की अगर हम लोग मीनिंग की बात करें, बेसिकली एजेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन वेयर a person has the authority to act on behalf of another, bind him into a legal relationship with a third party. Guys, कभी भी अगर दो पार्टीज के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है या कह लीजिए कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी के बिहाफ में कुछ काम करेगा या दूसरे पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसे में आप कह लीजिए कि दोनों जो पार्टी हैं इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। तो अगर मान लीजिए मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे रिप्रेजेंट करो या आप मेरे बिहाफ में कोई काम करो, तो इन दैट केस आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होता है तो दो पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में होती है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। हमेशा याद रखिए, द पर्सन हु इज आस्किंग द अदर टू रिप्रेजेंट हिम और टू डू सर्टेन एक्ट ऑन हिज बिहाफ, ही इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे रिप्रेजेंट करो या आप मेरे बिहाफ में कोई काम करो, तो मैं प्रिंसिपल हूँ और जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है या जो पर्सन काम कर रहा है उसको यहाँ पर एजेंट कहा जाता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया और मिस्टर बी को कहा कि आप मेरा घर बिकवा दीजिए, सेल माय हाउस। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि आप मेरा घर जो है वो सेल करवा दीजिए। ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक एक्ट परफॉर्म करने को कहा है मिस्टर ए के बिहाफ में। ऑब्वियस सी बात है, घर मिस्टर ए का है तो घर बेचने का काम मिस्टर ए का होना चाहिए, लेकिन मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, बी को अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी जो है आप कह लीजिए ही इज एन एजेंट, बी यहाँ पर एजेंट होगा और ए जो होगा यहाँ पर ए यहाँ पर प्रिंसिपल होगा। तो गाइस, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो रिलेशन है इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है। Normally, contract of agency is based on the fact that one person cannot perform all the transaction, so he can appoint the another person to act. Guys, सीधी सी बात है, जब मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता तो कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मैं किसी और को अपॉइंट करता हूँ। देखिए, अगर मैं खुद अगर ढूंढने निकलूँ कि मेरे घर का खरीदार कौन है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मुझे दूसरे काम परफॉर्म करने हैं, इसीलिए ये काम परफॉर्म करने के लिए मैं किसी और को देता हूँ। तो जब मैं मेरा काम किसी और को परफॉर्म करने के लिए दे रहा हूँ जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रोकर की अगर हम लोग बात करें, जो हाउस ब्रोकर होता है, यहाँ अगर मिस्टर बी की बात करें, मान लीजिए मिस्टर बी जो है वो किसी मिस्टर सी को घर जो है वो सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर घर मिस्टर बी का नहीं है, घर मिस्टर ए का है, लेकिन सेल मिस्टर बी कर रहे हैं। मिस्टर बी मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के सामने, तो बी जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के सामने, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिलेशन क्रिएट करता है, याद रखिए, बिटवीन द प्रिंसिपल एंड बिटवीन द एजेंट। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में ऐसा रिलेशन क्रिएट होता है कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पार्टी के सामने, जो भी थर्ड पार्टी है उसके सामने। आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है सर, प्रिंसिपल कौन और एजेंट कौन। तो बेसिकली द पर्सन हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन टू परफॉर्म एन एक्ट हु इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द अनदर पर्सन इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी इज द प्रिंसिपल। तो गाइस, जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहा है कोई एक एक्ट करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड पार्टी के सामने,
उसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। लाइक मैं अगर मान लीजिए झील को कह रहा हूँ, झील आप मेरा घर बिकवा कर दीजिए कोई मिस्टर मनीष को, तो यहाँ पर झील जो है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर मनीष के सामने, तो मैं यहाँ पर जो अपॉइंट कर रहा है एजेंट को वो प्रिंसिपल कहलाता है। और एजेंट क्या है? जो पर्सन प्रिंसिपल द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ और रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी, also bring him the contractual relationship with a third party is called as an agent। देखिए बात को ध्यान से सुनिए, जो पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है आपके द्वारा किसी थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए या आपका कोई काम करने के लिए, वो पर्सन आपके लिए एजेंट है, क्योंकि आपके बिहाफ में वो किसी पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। नॉर्मली इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट इज नॉट जस्ट द ब्रिज between the principal and third party, but he can also make the principal answerable to act or perform by him। देखिए नॉर्मली लोगों को लगता है कि एजेंट जो है वो लिंक है, सॉरी गाइस, नॉर्मली लोगों को लगता है कि एजेंट जो है वो लिंक है बिटवीन सेलर एंड बायर, between principal and third party, but it is not it is not only that, you can say agent बेशक लिंक है बिटवीन प्रिंसिपल एंड जो थर्ड पार्टी है, लेकिन साथ ही साथ एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को आंसरेबल करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा है कि मैं आपका एजेंट हूँ, या आपने अगर पब्लिकली अनाउंस किया है, तो मैं अगर आपका घर किसी को सेल कर देता हूँ तो आपको घर सेल करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर बाइंड टू दैट, आप उस चीज़ से फिर जुड़ जाते हो, कह लीजिए आप। हेयर इट मस्ट बी नोटेड दैट वाइल एजेंट इज एक्टिंग फॉर द प्रिंसिपल ही वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल। गाइस लेकिन ये याद रखिए आप कि एजेंट जब भी प्रिंसिपल के बिहाफ में परफॉर्म कर रहा है, प्रिंसिपल का जितना कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो दैट इज द एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजेंट। एजेंसी को डिटेल में समझने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी है। क्या बेसिक फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के, वो देखिए आप। नॉर्मली 4 फीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के। एज यू कैन सी, देयर इज़ अ लीगल बाइंडिंग, कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इमटेरियल। देखिए आप ये 4 फीचर्स जो हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीगल बाइंडिंग की। द क्रक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज दैट द प्रिंसिपल इज लीगली बाउंड टू एक्ट परफॉर्म बाय द एजेंट। गाइस क्या कहा गया कि अगर एजेंट ने आपके बिहाफ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आप उस कॉन्ट्रैक्ट से इनकार नहीं करते। एजेंट के किए हुए हर एक एक्ट के लिए प्रिंसिपल इज बाइंडेड, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है आप कह लीजिए लीगल बाइंडिंग क्रिएट करता है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी साइन किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एजेंट जो भी एक्ट करेगा वो आपके बिहाफ में कर रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लाइक मान लीजिए अगर आपके एजेंट ने किसी को प्रोडक्ट सेल किया, एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एज एन एजेंट अपॉइंट किया। मिस्टर बी ने प्रोडक्ट सेल किया सी को। यहाँ पर सी ने जो है वो पेमेंट कर दिया है, सी ने पेमेंट कर दिया, लेकिन बी ने वो पेमेंट ए को फॉरवर्ड नहीं किया। तो ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि क्या मिस्टर ए सी को प्रोडक्ट सेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर इज यस। भले ही ए को पेमेंट नहीं मिला लेकिन सी ने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट ए के एजेंट के पास में है, तो ए ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अब तक पेमेंट नहीं आया। ए के एजेंट को पेमेंट मिल गया मतलब ए को पेमेंट मिल गया। तो यहाँ पर बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सी के साथ में, ए उसको परफॉर्म करने के लिए आप कह लीजिए बंधित है, बाइंडेड है। फिर बात आती है कंसिडरेशन इज नॉट मैंडेटरी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन होना ही चाहिए। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन है ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, उनकी वाइफ ने जो फ्लैट है वो एक्चुअली मिस्टर ए के नाम पर है, बट उनकी वाइफ ने वो फ्लैट सेल कर दिया, राइट। और मतलब बायर को लेकर आ गई हैं, उनसे कह लीजिए आप जो टोकन अमाउंट होता है वो ले लिया उन्होंने, और फिर मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर मिस्टर ए की जो वाइफ है
वो मिस्टर ए के लिए एज एन एजेंट परफॉर्म कर रही है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि इसके लिए वो ब्रोकरेज लेंगे। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि कंसिडरेशन के बेस पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसको आप इलीगल नहीं कह सकते या वॉइड नहीं कह सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन ऑल्सो बी क्रिएट विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट्स वाई कंसिडरेशन इज नॉट मैंडेटरी। अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल की। तो नॉर्मली द वन हु इज लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज एलिजिबल टू एम्प्लॉय एन एजेंट। he should have attained the age of 18 years of sound mind। गाइस क्या कहा गया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आने के काबिल हो तो आप किसी भी पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, आप एज अ प्रिंसिपल काम कर सकते हो। एज अ प्रिंसिपल काम करने के लिए आपका एज कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए और आपको साउंड माइंड होना ज़रूरी है, यानी कि यू शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन आफ्टर देर इज अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। गाइज अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया, तो नॉर्मली द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिकम एन एजेंट। So a minor can also act as an agent, though he is not having the capacity. However, he can have a authority to act as an agent. Guys, क्या कहा गया कि normally if you want to be an agent, you must have an authority to act as an agent। यानी कि जब तक प्रिंसिपल आपको अलाउ नहीं करता आप एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकते। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रिंसिपल एक माइनर को अलाउ करता है एज एन एजेंट वर्क करने के लिए, तो क्या माइनर एजेंट बन जाएगा। गाइस देखिए नॉर्मली माइनर कैन नॉट बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज एक्सेप्शन टू दिस रूल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो एक्सेप्शन है इस रूल के लिए, यानी कि माइनर जो भी पर्सन माइनर है यानी 18 साल के नीचे है, ही कैन एक्ट एज अ एजेंट, माइनर एजेंट के रूप में काम कर सकता है। द कंडीशन इज दैट कि यहाँ पर माइनर का नो लायबिलिटी विल बी देयर, माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी माइनर किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। माइनर के हर एक्ट के लिए आप कह लीजिए जो एजेंट है माइनर एजेंट है वो लाइबल नहीं होगा, उसके हर एक्ट के लिए प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। गाइस सिमिलरली कहा गया दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एन एजेंट इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप amidst the principal and third party and so contractual capacity of the agent is irrelevant। देखिए क्या कहा गया कि अल्टीमेटली एजेंट जो है वो किसी भी चीज़ के लिए खुद लाइबल तो होगा नहीं। बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं अगर अपना प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी माइनर को अपॉइंट भी करूं, 17 साल के बंदे को अपॉइंट करूं, तो वो क्या करने वाला है, मुझे और बायर को लिंक करने वाला है, तो अल्टीमेटली उसके जेब से वो किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं है। तो याद रखिए माइनर का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा अगर वो एजेंट के रूप में काम करे, माइनर एजेंट का कोई लायबिलिटी नहीं होगा, लेकिन वो एज एन एजेंट परफॉर्म कर सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी की। गाइस मोड ऑफ एजेंसी या मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है एक्सप्रेस एजेंसी। जब भी आप वर्ड सुनोगे एक्सप्रेस, ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज आइदर ओरल और रिटन। तो कह लीजिए आप ओरल या राइटिंग में अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट कर रहा है तो आप उसको कहोगे दैट एजेंसी इज एन एक्सप्रेस एजेंसी। तो वन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी थ्रू द एक्सप्रेस एग्रीमेंट दैट इज ओरल और रिटन। इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पावर ऑफ अटॉर्नी इज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ एजेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है टू एक्ट ऑन बिहाफ, पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ। लाइक मान लीजिए अगर आपके प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास में है तो मैं आपका प्रॉपर्टी सेल करने का अधिकार रखता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर राइटिंग में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो एजेंट के बिहाफ में साइन करना होता है। दिस इज कन्फर्मिंग हिम द अथॉरिटी। अल्टीमेटली इसके पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आप किसी भी पार्टी को अथॉरिटी देते हो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके देता है एजेंट को, जिसमें ये बताता है कि एजेंट को अधिकार है प्रिंसिपल के बिहाफ में परफॉर्म करने के लिए, प्रिंसिपल के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई हो सकते हैं। When the purpose of creation of agency is to transfer the immovable property, it is required to be registered। इतना ही नहीं गाइस, अगर मैं immovable property अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ लाइक लैंड एंड ऑल, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 100% कंपलसरी है पावर ऑफ अटॉर्नी का। विदाउट रजिस्ट्रेशन काम चलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो एजेंसी का मोड है क्रिएशन का, दैट इज द इम्प्लाइड वन। देखिए एक्सप्रेस एजेंसी और इम्प्लाइड एजेंसी में डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक्सप्रेस एजेंसी में आप जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हो, आप राइटिंग में या ओरल में कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरा एजेंट है।
इम्प्लाइड एजेंसी में इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स या राइटिंग में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप कह लीजिए इट इज़ अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर चीज़ें समझी जाती हैं, यहाँ पर चीज़ें अज्यूम की जाती है। कह लीजिए आप, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट किया, या अज्यूम किया जाता है। सो व्हेन इज नॉट डायरेक्टली और क्लियरली स्टेटेड सेट टू बी इम्प्लाइड। अगर क्लियरली अगर एक्सप्रेस नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को, तो वहाँ पर आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। Therefore, implied agency is created by the conduct or the situation of parties। कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की सिचुएशन की वजह से, या कह लीजिए पार्टी के एक्ट की वजह से, पार्टी के कंडक्ट की वजह से, पार्टी के कुछ करने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो वो क्रिएट हो जाता है। पार्टीज मतलब प्रिंसिपल एंड एजेंट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसमें एक एग्जाम्पल है एजेंसी बाय स्टोपेल। नाउ सपोज बाय हिज कंडक्ट, suppose a person by his conduct inform another person that a particular person is his agent। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। स्टोपेल का मतलब होता है वर्ड ऑफ माउथ। जबान देते हैं ना, आपने देखा होगा पुराने लोग कहते हैं कि मैंने जबान दी। तो गाइज अगर आप अपने किसी एक्ट के जरिए, या कह लीजिए अपने शब्दों में, आप किसी पर्सन को ये कह रहे हो कि वो पर्सन आपका एजेंट है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हिम एज योर एजेंट। So now if third party person enter into a contract with that person thinking he is an agent, this case of agency is estoppel। गाइस क्या कहा गया कि मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी के सामने कहा कि बी उनका एजेंट है। मिस्टर ए ने सी के सामने कहा कि बी उनका एजेंट है। ऐसे केस में इस स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करते हुए अगर सी बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर ए को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कह लीजिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन जाएगा। इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहेंगे। भले ही बी और ए के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी साइन हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी सी को ये लगता है कि बी जो है वो ए का एजेंट है, तो यहाँ पर उसे एजेंट ही अज्यूम किया जाएगा। आगे बात आती है वाइफ एज एन एजेंट। गाइस मैरिड कपल की अगर बात करेंगे तो वाइफ, मेनी टाइम वाइफ एक्ट एज एन एजेंट फॉर हस्बैंड, मेनी टाइम हस्बैंड एक्ट एज अ एजेंट फॉर वाइफ। देखिए, लीगली द मैरिड कपल लिव टुगेदर, द वाइफ इज सपोज टू हैव अथॉरिटी of his husband to pledge his credit in order to afford the basic necessity of life according to their standard of living। However, it has certain exception if the husband proves that। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अभी घर में जितना भी सामान है सब खरीदने का काम हस्बैंड का होता है। सारा सामान हस्बैंड ने लाया हुआ है, लाइक वाइफ के लिए ऑर्नामेंट वगैरह भी लाया है। बट वाइफ का अधिकार है कि वो ऑर्नामेंट वगैरह गिरवी रख सकती है या बेच भी सकती है एज एन एजेंट कह लीजिए आप। तो यहाँ पर ओनरशिप जो है हस्बैंड के पास में, लेकिन वाइफ क्या कर रही है उनके बिहाफ में वो सारी चीज़ें सेल वगैरह कर रही है। मे बी हस्बैंड को पता है या पता नहीं है। तो अगर कह लीजिए आप बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए वाइफ अगर ऐसा कर रही है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वाइफ ने हस्बैंड के बिहाफ में एज एन एजेंट काम किया है। वाइफ को सारा अधिकार है, वो एज एन एजेंट काम कर सकती है हस्बैंड के बिहाफ में। लेकिन अगर मान लीजिए हस्बैंड ने एक्सप्लिसिटली वार्न किया है डीलर को नॉट टू गिव अ गुड और ऑन क्रेडिट टू हिज वाइफ। हस्बैंड ने अगर, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसकी वाइफ दुकान पर जाती है और कहती है कुछ सामान उधार चाहिए, और वो लेकर चले जाती है। दुकानदार जो है नॉर्मल सीधी सी बात है हस्बैंड से ही पैसा लेगा। लेकिन अगर हस्बैंड ने मना किया है, दुकानदार को क्लियरली कहा है कि आप क्रेडिट मत दीजिए, तो ऐसे केस में आप कह लीजिए जो वाइफ है वो उधार नहीं ले सकती। दुकानदार जो है वो वाइफ को उधार नहीं देगा। यहाँ वाइफ जो है वो हस्बैंड के बिहाफ में एज एन एजेंट काम नहीं करेगी। तो ही एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन हिज स्पाउस टू प्लेज हिज क्रेडिट। तो उसने उधार रखने से मना कर दिया, गिरवी रखने से मना कर दिया है। या फिर ही हैज़ ऑलरेडी सप्लाइड द मेंशन स्टफ सफिशिएंट क्वांटिटी टू हिज वाइफ। ये मेरी बात सुनिए, हस्बैंड ने वाइफ की सारी ज़रूरतों को पूरा किया हुआ है। तो ऐसे केस में वाइफ को अलग से कोई भी कह लीजिए आप ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट केस कह लीजिए आप वाइफ जो है एज एन एजेंट परफॉर्म नहीं कर सकती। Similarly, agency of necessity. Agency of necessity in the sense what? There may be certain circumstances that compel the parties to enter into a contract of agency. Suppose the person is entrusted with the property of the goods of another person. He is obliged to take reasonable care it as well as it incur necessary expenses to preserve the
और प्रोटेक्ट द सच प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि नेसेसिटी कैसा होता है वो देखिए आप। मान लीजिए कि आई एम अ ट्रांसपोर्टर, मैं आपका सामान जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने वाला हूँ, मार्केट तक पहुंचाने वाला हूँ। मान लीजिए कि मैं केरला से आपका सामान लेकर निकला हूँ, मुझे कश्मीर में वो सामान जो है वो डिलीवर करना है, लेकिन गुजरात तक आने तक आपका सामान जो है वो खराब होने लगा है। मान लीजिए वेजिटेबल्स जो खराब होने लगे हैं, तो अगर मैं मान लीजिए लास्ट तक यानी कि कश्मीर तक पहुंचूं तो आपके पूरा सामान खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, एक डिसीजन लिया, मैंने वो सामान जो है वो गुजरात में ही सेल कर दिया। तो यहाँ पर आप कह लीजिए दिस इज अ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, इसको एजेंसी ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। इसके बाद आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन इन द सेंस व्हाट, देखिए अब यहाँ पर एजेंसी ऑफ नेसेसिटी में मैंने एज ए एजेंट परफॉर्म किया है, ज़रूरत के हिसाब से मैं एज एन एजेंट परफॉर्म किया है। इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना आपके ऊपर है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो मतलब आप रेटिफाई कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो एजेंसी को। अगर आप इसको एक्सेप्ट ना करो तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए एजेंसी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड ensuring ensuring the ratification when the person who does not any authority to claim the act as an agent or legally employed agent to perform the act which is beyond the authority, then the principal is not legally bound by the contract entered into on his behalf. However, he may ratify the act performed by the agent and accept the liability. देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मैंने मिस्टर ए को अपॉइंट किया मेरा घर सेल करने के लिए, मिस्टर ए मेरा घर नहीं सेल कर पाए। कोई मिस्टर बी है जिनको मैंने अपॉइंट नहीं किया था, जिनके साथ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मेरा घर सेल कर दिया। वो मेरे पास में एक कस्टमर को लेकर आ गए, बायर को लेकर आ गए। अब बी के साथ में मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी एक्ट परफॉर्म किया है बी ने, मैं उसको यहाँ पर चाहूँ तो रेटिफाई कर सकता हूँ, उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो गाइस ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो तीन मोड होता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी का। एक होता है एक्सप्रेस एजेंसी, एक होता है इम्प्लाइड एजेंसी, और एक होता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसमें आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और प्रिंसिपल के राइट्स एंड ड्यूटीज बाकी रह गया है, एंड मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी रह गया है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।